जय हिंद। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो और कहीं न कहीं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो, तो आपका जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जो 20 नंबर का होता है, वो आपका पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? मतलब जो उपन्यास विधा की है, जो भूले बिसरे है, जो रचना है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी दिया है यशपाल और ऑप्शन डी दिया है मोहन राकेश। तो उपन्यास भूले बिसरे के लेखक कौन है? यहाँ पर वो है भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से मतलब कोई नहीं। यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि, शुक्लोत्तर युग के यहाँ पर प्रमुख कवि हैं इलाचंद जोशी, यहाँ पर इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों ही हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों ही शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दिया है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की है? मतलब सूरज का जो सातवां घोड़ा यह रचना है, यह किस विधा की है? ऑप्शन ए दिया है डायरी, ऑप्शन बी दिया है उपन्यास, ऑप्शन सी दिया है निबंध और ऑप्शन डी दिया है कविता। यहाँ पर जो सूरज का सातवां घोड़ा है, यह किस विधा की रचना है? तो ये है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है आधुनिक काल की समय अवधि है। मतलब आधुनिक काल की जो समय अवधि है, वो कब से कब तक है? ऑप्शन ए दिया है 1850 से अब तक, ऑप्शन बी दिया है 1643 से अब तक, ऑप्शन सी दिया है 1343 से अब तक और ऑप्शन डी दिया है 1843 से अब तक। तो यहाँ पर पूछा है आधुनिक काल की जो कालावधि है, वो कब से कब तक है? यहाँ पर हम बताते कि आधुनिक काल की जो कालावधि है, वो 1843 दिख जाए या फिर 1859 दिख जाए, तो वहां से लेकर के अब तक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 1843 हो या 1859 हो, तो वहां से अब तक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? मतलब त्यागपत्र जो है, ये त्यागपत्र ये किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कहानी, ऑप्शन बी दिया है उपन्यास, ऑप्शन सी दिया है नाटक और ऑप्शन डी दिया है डायरी। तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो ये है स्टूडेंट्स, ये उपन्यास विधा की रचना है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दिया है रसखान किस काल के कवि हैं? मतलब जो रसखान जी थे, वे किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए दिया है वीरगाथा काल, ऑप्शन बी दिया है भक्ति काल, ऑप्शन सी दिया है रीति काल और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो रसखान जी थे, वे किस काल के कवि हैं? तो रसखान जी कवि हैं, वो हैं रीति काल के। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। रसखान जी रीति काल के कवि हैं और रीति काल की कालावधि कब से कब तक है? ये है 1643 से लेकर 1843 तक, 1843 तक। तो ये है रीति काल की कालावधि और रसखान जी हैं, वो रीति काल के कवि हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दिया है छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। मतलब छायावाद युग के यहाँ पर प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है यशपाल, ऑप्शन बी दिया है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी दिया है राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग का जो यहाँ पर प्रमुख लेखक पूछा है, यहाँ पर है जो छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो
राम कुमार वर्मा जी हैं, वो है छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो दिया है द्विवेदी युग की कालावधि है, मतलब द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक है। ऑप्शन ए दिया है 1900 से 19 तक, ऑप्शन बी दिया है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन सी दिया है 1938 से 1943 तक, और ऑप्शन डी दिया है 1843 से 1900 तक। तो अगर हम बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग कब आती है? भारतीय युग के बाद आती है, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय युग के बाद आती है, तो भारतीय युग की है वो है 1843 से 1900 तक। तो यहाँ पर जो द्विवेदी की हो जाएगी वो हो जाएगी 1900 से 1919 तक। तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जो द्विवेदी युग की कालावधि है वो है 1900 से 1919 तक, और शुक्ल युग की पूछ दे तो ये है 1919 से 1938 तक, और ये हमारा है 1843 से 19 तक। ये भारतीय युग की कालावधि है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है अद्भुत आलाप के कवि हैं, मतलब अद्भुत आलाप किनकी रचना है, इसके कवि कौन है। ऑप्शन ए दिया है हरिऔध, ऑप्शन बी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी दिया है अज्ञे, और ऑप्शन डी दिया है यशपाल। तो अद्भुत आलाप, अगर आप देखेंगे अद्भुत आलाप, यहाँ पर है अद्भुत आलाप, तो इसके जो कवि हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये अद्भुत आलाप के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है यामा के रचनाकार हैं। यामा ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता होगा कि यामा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर मीराबाई, ऑप्शन बी दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी दिया है अशोक वाजपेयी, और ऑप्शन डी दिया है महादेवी वर्मा। यहाँ पर यामा, यामा जो है इस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और इसके रचनाकार कौन है। इस यामा के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा जो है वो यामा के रचनाकार हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया है करुण रस का अस्थाई भाव है, मतलब जो करुण रस है इसका अस्थाई भाव क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है शोक, ऑप्शन बी दिया है रोना, ऑप्शन सी दिया है हास, और ऑप्शन डी दिया है दुख। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, यहाँ पर है शोक, और ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वो होता है शोक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो दिया है पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए दिया है वो दिया है रूपक, ऑप्शन बी दिया है श्लेष, ऑप्शन सी दिया है उपमा, और ऑप्शन डी दिया है उत्प्रेक्षा। यहाँ पर हमने क्या बताया है कि अपने सभी वीडियो में बताया है कि यहाँ पर जो सरिस है यह एक वाचक शब्द है, और ऐसे ही आपके वाचक शब्द पकड़ना है, जैसे से भी होता है ये भी एक वाचक शब्द है, तो ऐसे ही आपको वाचक शब्द पकड़ना है, और जहाँ पर आपको वाचक शब्द दिख जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पीपर पास सरिस मंडोला में हमारा यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, मतलब रोला के जो प्रत्येक चरण में कितने कितने मात्राएं होती हैं यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर 14 मात्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया है 24 मात्रा, ऑप्शन नंबर सी दिया है 21 मात्रा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11 मात्रा। तो रोला के सभी चरणों में, रोला में 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो होती हैं 24 मात्राएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है वो दिया है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, मतलब यहाँ पर जो अध्यक्ष शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अभी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अ, ऑप्शन नंबर सी दिया है आ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अधि। यहाँ पर जो बहुत से बच्चे होंगे वो यहाँ पर क्या मारेंगे, यहाँ पर जो उपसर्ग बताएंगे वो बताएंगे कि अ, लेकिन यहाँ पर ये उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है वो हमारा है अधि, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो है अधि, तो हमारा बिल्कुल सही है जो डी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया है पंचानन का समास विग्रह है,
पंचानन इस शब्द का समास विग्रह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है 5 पत्रों का समूह, ऑप्शन बी दिया है 5 सिरों का समूह, ऑप्शन सी दिया है 5 घरों का समूह और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पंचानन, यहाँ पर देखिए पंच मतलब होता है 5, तो पंच मतलब होता है 5 और आनन मतलब होता है सिर, तो यहाँ पर 5 सिर अर्थात 5 सिरों का समूह। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पंचानन का जो समास विग्रह होगा वो होगा 5 सिरों का समूह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है वो दिया है सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, मतलब जो सुहाग शब्द का है वो तत्सम रूप क्या होगा, सुहाग शब्द का तत्सम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर स्वामी, ऑप्शन बी दिया है सुहाग, ऑप्शन सी दिया है सौभाग्य और ऑप्शन डी दिया है दुर्भाग्य। यहाँ पर जो सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सौभाग्य और ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सुहाग शब्द का तत्सम रूप होता है सौभाग्य। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, मतलब जो युष्माभि है वो युष्मद शब्द का कौन सा रूप या कौन सा विभक्ति है। ऑप्शन ए दिया है तृतीय विभक्ति एकवचन, ऑप्शन बी दिया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी दिया है प्रथम विभक्ति द्विवचन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो युष्माभि है यह युष्मद शब्द का जो है वो है तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। यहाँ पर बहुवचन है और तृतीय विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो युष्माभि है वो युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया है वो दिया है निम्न में मिश्र वाक्य है। यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा है, मतलब एक ही वाक्य में 2-3 वाक्य हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है और दिया है बच्चे चले गए, ऑप्शन बी दिया है जो झूठ बोलते हैं उन्हें मारो और ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर तुम यहाँ आओगे और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ पर इनमें से मिश्र वाक्य बताना है, आपको मिश्र वाक्य बताना है। यहाँ पर बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैसे ही कॉमा लगा दिया गया है। यहाँ पर जो झूठ बोलते हैं उन्हें मारो, यहाँ पर 2 वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर जो झूठ बोलते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है और उन्हें मारो, तो ये 2 सेंटेंस हो गया और ये एक ही में है, तो ये मिश्र कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो दिया है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया में वाच्य है, मतलब इनमें कौन सा वाच्य है। यहाँ पर वाच्य पूछा है। ऑप्शन ए दिया है कर्तृवाच्य, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है भाववाच्य, ऑप्शन सी दिया है कर्मवाच्य और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर कारणवाच्य। तो अध्यापक द्वारा यहाँ पर बोल रहा है द्वारा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। तो जहाँ पर आपको द्वारा दिख जाए वहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अध्यापक द्वारा यहाँ पर द्वारा आ गया, इसलिए हमारा यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है वो दिया है क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र का तद्भव, यहाँ पर तद्भव पूछ रहा है, मतलब ये तत्सम दिया है और इसका तद्भव पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर खेत, ऑप्शन बी दिया है फैलाव, ऑप्शन सी दिया है प्रसार और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। यहाँ पर क्षेत्र का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, तो तद्भव अगर हम देखें यहाँ पर क्षेत्र मतलब होता है खेत, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खेत जो होगा वो क्षेत्र का तद्भव होगा और तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर खेत दे दे और वहां पर पूछ दे तत्सम तो हमें उसका क्षेत्र हो जाएगा, तो हमें क्षेत्र पर टिक करना होगा। यहाँ पर इसका क्षेत्र का तद्भव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।